अवनीत जी शुरू किया जाए। अवनींद्र जी शुरू कीजिए। अ, आप म्यूट हैं। म्यूट। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। आज ज्ञानोत्सव के अगले वेबिनार में इस वेबिनार में हमारे साथ हैं रुचिश्री और डॉक्टर रुचिश्री, जिनको काफ़ी दिनों से जानने का मुझे सौभाग्य है। ये डीयू से अंडरग्रेड्स हैं, फिर उन्होंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जेएनयू से किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई हैं, और अभी वो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रही हैं। और ये रुचिश्री स्वयास में फेलो हैं और ब्रिटिश एकेडमी की भी एसआरजी फेलोशिप पे रही हैं। इनका काम, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। और इनके जो पॉलिटिक्स है, वाटर पॉलिटिक्स है, इनका काफ़ी इंटरवेंशन रहा है, काफ़ी दिनों से इन्होंने काम किया है उसके ऊपर। लंबी पब्लिकेशंस की लिस्ट है। और आज ज्ञानोत्सव से जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए ज्ञानोत्सव में आई हैं, और हम लोगों की तरफ से आभार। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि रुचिश्री बात करेंगी, और उसके बाद हम लोग आधे घंटे से 35 मिनट के आसपास, रुचिश्री अगर आप अपनी बात रखें, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ब्रीफ क्वेश्चंस लेंगे, और उसको आपको एड्रेस करना है 15 से 20 मिनट के आसपास। हम लोग शार्प 7:30 to 8:30 का ये प्रोग्राम होता है, ये वेबिनार। तो मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए मैं हैंड ओवर करता हूँ रुचि को। रुचि, अपनी बात आप रखें। जी, आप सभी को मेरा नमस्ते और ज्ञानोत्सव को मेरा शुक्रिया कि मैं इससे जुड़ पाई। और साथ ही जहाँ तक आज के टॉक की बात है, तो नदी शोध से जो मेरा जुड़ना हुआ, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करूंगी। और चूंकि हम लोग चुनावों की गहमा गहमी के बीच हैं, तो मैं थोड़ा सा वहीं से लिंक करते हुए शुरू करती हूँ कि इस इलेक्शन में पहली बार ये बात थोड़ा सा आना शुरू हुआ कि हम लोग को पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं अब राजनीति में जोड़ना पड़ेगा, या पानी को खास करके। और मैं 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज पढ़ रही थी कि एक इच्छामती नाम की एक नदी है जो बंगाल में है, और वहां के वो 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से होके गुजरती है। वो एक लंबी नदी है, करीब 288 किलोमीटर लंबी नदी है। बांग्लादेश के भी साथ बॉर्डर है। स्टिल इवन दैट रिवर, वो भी जो नदी है, वो लगभग मृत प्राय हो रही है। तो इस बार के इलेक्शन में पहली बार उन चारों जगहों के जो लोकसभा इलेक्शन में उस नदी के मृत प्राय होने की जो खबर है, उसको जो है एक तरह का राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से लगा कि चलो, कम से कम हमने नदियों पर जो बातें करनी शुरू की हैं, और खास करके छोटी नदियों की। तो मेरा जो शोध है, नदी के तरफ मेरा झुकाव, नदी शोध की तरफ, धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि सबसे पहली बार जब मैं एमफिल में, मुझे एक शिवनाथ नदी के बारे में पता चला था कि छत्तीसगढ़ में एक नदी का प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो नदी को भी निजी कंपनी को बेच दिया जा सकता है। ये अपने आप में 2008 में तो मुझे बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक घटना प्रतीत हुई थी। पर साथ ही फिर कहीं ना कहीं जब मन में ये सोचना शुरू किया कि हम लोग नदी को कैसे सोचते हैं, नदी है क्या। और हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि नदी के अधिकार की बात हो रही है, कि नदी खुद में एक जीवित, अगर वो एक इकाई है, इफ रिवर इज अ लिविंग बीइंग, देन इट शुड हैव राइट्स, कि उसके अपने जीवित रहने का उसको अधिकार है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो हम लोग 70 के दशक से जो पर्यावरण पर जो सारे विमर्श शुरू हुए, उससे होते हुए अब कहीं ना कहीं हम लोग, आप देखेंगे कि नियामगिरी में जो संघर्ष हुआ उड़ीसा में, उसमें पहाड़ को एक जो ट्राइब है, वो लोग डोंगरिया कोंध नाम के वो ट्राइब हैं, जिन्होंने की कहा कि ये हमारे लिए नियमगिरी जो है, ये नियम राजा है। तो नियम राजा, उनका कहना था कि ये जो पहाड़ है, ये हमारे लिए भगवान है, और एक कंपनी के लिए पहाड़ जो है, वो केवल वहां से उनको बॉक्साइट निकालना था। तो ये कहीं ना कहीं जो दो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं, कि हम देखते किस तरह से हैं किसी चीज को।
तो चाहे वो हम पहाड़ की बात करें या फिर नदी की बात करें, तो हम लोग के लिए ये परसेप्शन जो है ये कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम चीजों के बारे में अपनी समझ कैसे बनाते हैं। खास करके अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो नदियों को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों में जो धारणा है, अब आप कहिए कि वो आ, हमारे अंदर ब्रिटिश शासन के दौरान आया या जो भी कह ले, कि क्या राज्य जो है वो ओनर है, मतलब क्या राज्य के पास उस पर एक तरह की सत्ता है कि राज्य निर्धारित करे कि नदियों के साथ हम क्या करेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, अगर हम लोग डैम्स के बारे में बात करें या और भी जो मेजर डिसीजंस हम नदियों को लेकर लेते हैं, तो स्टेट प्रॉपर्टी का जो कहीं ना कहीं कंसेप्शन है वो एक तरह से डोमिनेंट मालूम होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें प्री स्टेट टाइम्स की, कि जब तक हम लोग राज्य को एक संस्था के रूप में नहीं जानते थे, तब हम लोग नदियों के बारे में कैसे सोचते थे, तो कहीं ना कहीं नदी जो है वो एक तरह की साझी संपत्ति हुआ करती थी। रिवर्स यूज टू बी कॉमन्स एंड प्रोबेबली वी आर फॉरगेटिंग दैट। ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बात को धीरे धीरे, मतलब हमारे सबकॉन्शियसनेस में वो बहुत पीछे कहीं चला गया है, जहां अब हम लोग राज्य की उसको संपत्ति मान रहे हैं। या फिर जब राज्य उसको उठाकर एक निजी कंपनी को बेच दे रही है, तब तो वो कमोडिटी हो जा रही है कि हम नदी को भी खरीद और बेच सकते हैं। इवन रिवर कैन बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि क्या हम लोग नदी का एक छोटा टुकड़ा खरीद लें और उसके आसपास अपनी प्रॉपर्टी बना लें। तो ये जो तमाम तरह के आप कहिए कि सोचने का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं आप एक पूंजीवादी संस्कृति के साथ नदियों की सोच और समझ में भी जो है एक तरह का अंतर आ रहा है। तो ये मैं दो तीन बातें जो सबसे पहले परसेप्शन के बारे में करना चाह रही थी, कि नदी के बारे में आखिर जो छोटी नदियां हमारे मृतप्राय हो रही हैं उसका कारण क्या है। आखिर नदियां हमारे लिए, क्योंकि शायद जिस समय तक नदी पर हमारे हर दिन का जीवन निर्भर था, जब हम लोग को नदियों के पास जाके अपने हर दिन के लिए पानी चाहिए था, तब नदी कहीं ना कहीं हमारे लिए हर दिन के जीवन का हिस्सा था। अब नदी क्या है कि हम अलग से अगर नदी के पास जाने का, जो कि अब अमूमन नहीं ही होता है, और जब अगर हम जाते भी हैं तो अगर हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसा कुछ देखें तो शायद वो कुछ एक ब्यूटिफिकेशन और इस सब तरह के सेंस में है, और नहीं तो छोटी नदियों के पास तो हम लोग ज्यादातर कचरा डंप करने और इस तरह के, आप वहां जाकर बहुत देर समय भी नहीं बिता सकते हैं, वो अब वैसी जगह रह नहीं जाती। तो ये कहीं ना कहीं जो नेग्लिजेंस ऑफ रिवर्स है, जो हम लोग नदियों के प्रति जो हम लोगों में अकर्मण्यता आ गई, जितने हम आधुनिक होते गए उतना ही हमारा जो है मनुष्य के जीवन से नदी की दूरी बढ़ती गई। और ये नदी से दूरी का बढ़ना ही, यानी कि हर दिन में जब नदी की हमें जरूरत थी, और अब जब नदी हमारे लिए कभी कभी कोई काम हो तब नदी के पास जाएंगे। जैसे मुझे याद है कि बिहार में हम लोग के यहाँ काफी सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो वाटर बॉडीज के पास किए जाने की बात होती है। या फिर आप कहें कि छठ जो फेस्टिवल है, तो आप हम लोग कई बार देखते हैं कि छठ फेस्टिवल जब आता है उस टाइम में हम लोग नदियों के इम्पोर्टेंस के, फिर उस समय एक बार सफाई वगैरह की बात 3-4 दिन तक चलती है, फिर उसके बाद वो फिर ओवरऑल पूरे साल हम लोग भूल गए होते हैं। तो ये सारी बात जो है, दो तीन चीजें मैं कहना चाह रही थी, कि एक एक मैंने पहले परसेप्शन की बात की कि नदी के बारे में हम सोचते कैसे हैं, वहां पर एक तरह का कंटेस्टेशन है परसेप्शन का। दूसरा फिर मैंने नेग्लिजेंस की बात की कि नदियों के प्रति जो हम लोग बहुत ही एक नकारात्मक हमें रवैया आ गया। तो अब मैं तीसरे मुद्दे पर, जो मैंने अपने टॉपिक का मेन वो रखा है, डाइंग स्मॉल रिवर्स। तो सबसे मैं पहले आप लोग को कुछ एक नदियों के नाम बताऊं और उसका एक वाइड स्पैन बताऊं, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च की शुरुआत तो भागलपुर से की, और भागलपुर में भी क्योंकि चंपा नाला जो एक जगह है वो शहर के किनारे, मतलब जहां मैं रहती हूँ यूनिवर्सिटी एरिया से पास में ही था। और मैं जैसे ही भागलपुर गई तो वहाँ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर उस समय में एक अभियान चला रहा था जिसका नाम था कहाँ गुम हो गई चंपा। तो ये जो कैंपेन चल रहा था, दैट वाज ऑलमोस्ट अ मंथ लॉन्ग कैंपेन, 1 महीने लंबा चला कैंपेन था वो, जिसमें वो लोग कई तरह की जागरूकता रैली वगैरह कर रहे थे, स्कूल के बच्चों को और तमाम तरह की ब्यूरोक्रेसी को सबको जोड़ने का काम कर। तो ये जब कहाँ गुम हो गई चंपा वाला मैं अभियान, उसको मैं फॉलो कर रही थी न्यूज़पेपर के थ्रू। तो उन्हीं दिनों मुझे एक संस्था ने दिल्ली से कांटेक्ट किया जिसका नाम सैनड्रप है। और यहाँ मैं सैनड्रप का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी कि वो लोग
जो सैनरप संस्था है, साउथ एशियन नेटवर्क फॉर डैम्स रिवर्स एंड पीपल, इसको हिमांशु ठक्कर और कुछ और लोग मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। और इन लोगों ने रिवर्स पर एक काफी लंबे समय से काम किया है। और जैसा कि शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जो आईआईटियंस या आईआईएम वगैरह से थे, और उन लोगों ने नर्मदा के समय से जो लोग जुड़े और फिर बाद में नदी पहाड़ इस तरह के जो इन्वायरमेंट का जो डिस्कोर्स है पूरा इंडिया में, उसको शेप करने में जैसे हिमांशु ठक्कर उनमें से एक हैं, इसी तरह दूसरे हैं आशीष कोठारी, जिनकी एक संस्था कल्प वृक्ष है। तो कहीं ना कहीं, और अभी जैसा अवनिंद्र ने मुझे इंट्रोड्यूस करते समय कहा भी कि मुझ में एक्टिविज्म का थोड़ा वो है, तो शायद ये पैरेलली मेरे रिसर्च के साथ एक इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर एक तरह के कॉन्शियसनेस को मैं कहीं ना कहीं इसीलिए इन सारी संस्थाओं के साथ, सैंड्रप के साथ, कल्पवृक्ष के साथ, इनके साथ जुड़ाव से मुझे थोड़े जमीनी मुद्दों की अच्छी समझ बनी। और जब सैंड्रप ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं चंपा के ऊपर कुछ ब्लॉग्स लिखूं जो कि इंग्लिश में हो, क्योंकि छोटी नदियों के बारे में एक तो लोगों में समझ बहुत कम है, और इस तरह की जो मृतप्राय नदियां हो रही हैं उसको लेकर हिंदी में जैसे दैनिक जागरण उसको कर रहा है, तो उसको आप कुछ इन्फॉर्मेशन वहां के लोगों से बात कीजिए और फिर कुछ ब्लॉग्स लिखिए। तो इस तरह से चंपा पर मेरा ये जो रिसर्च है वो शुरू हुआ। फिर 1 डेढ़ साल बाद जब मैंने फिर इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, तो इसमें मेरा मेन जो इशू था वो था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को समझना, कि सामुदायिक एक भागीदारी का क्या तत्व है। जो स्टेट पॉलिसीज बनती हैं, राज्य जिन तरह की नीतियों को बनाती है, उसमें समुदाय की कितनी भूमिका रहती है। क्योंकि जैसे जो कम्युनिटीज डिपेंडेंट है रिवर्स पे, चाहे वो फिशरमैन हो या फिर बोटमैन हो, जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, उन लोगों के सारे वर्ल्ड व्यूज का क्या होता है? क्या हम लोग उनकी बातों को अपने नीति निर्धारण की प्रक्रिया में ले पाते हैं? या फिर नदी के संरक्षण में क्या उनकी कोई भूमिका होती है? या कई बार वो केवल एक आप कह सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच, की बस ऊपर से जो एक अ, नियम या नीतियां निर्धारित कर दी जाती हैं, वो जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते उनका क्या वो रह जाता है। तो फिर से मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुछ डाइंग रिवर्स का पहले नाम बताऊं। मैं वापस फिर से भागलपुर का फिर, तो चंपा उनमें से एक नदी है। चंपा मूलतः चानन नाम की एक नदी से निकलती है, जो कि भागलपुर के बगल में बांका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर चानन से वो चंपा निकलती। लेकिन पिछले कुछ 20 सालों में कहिए या 15-20 सालों में, चंपा चानन से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुकी है। क्योंकि चानन से एक दूसरी नदी निकलती थी आगे चलकर, जिसका नाम था अंधरी। और फिर अंधरी से वो आगे चलकर फिर इधर भागलपुर के पास आते आते उसके एक जगह से नाम चंपा होता था। तो अंधरी ही पिछले 10-12 सालों में नहीं है, अब अंधरी नदी नहीं रह गई। केवल अंधरी पर जो पुल बना है, लोग पुलों के नाम से, आ, रेलवे के जो स्टेशंस होते हैं उनके छोटे नाम से, कई नदियों का नाम अब इसी तरह से है उस एरिया में। तो अंधेरी के मृतप्राय हो जाने से अब जो पानी हम लोग चंपा में देखते हैं, वो दरअसल गंगा का बैक वाटर है। सो बेसिकली चंपा जो कि पहले वेस्ट टू ईस्ट बहती थी, अब रादर क्योंकि गंगा से ही पानी बैक फ्लो होके जो चंपा में पहुंच रही है, तो अब वहां के कई लोगों को लगता है कि नाउ इट इज अ सीजनल रिवर, कि वो कुछ समय के लिए साल में उसमें पानी रहता है। तो एक तरह से शुरू में तो नदी को ट्रेस करना ही अपने आप में कि क्योंकि वहां एक और इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स है कि शहर के लोग उसको नाला ही बोलते हैं, चंपा नाला। और आप आसपास के जगहों पर जब जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, तो वो लोग उसको छोटी गंगा कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग गंगा को रोज नहीं देखते हैं, लेकिन चंपा का पानी जाके गंगा में मिलता है, तो हमारे लिए चंपा छोटी गंगा है। तो ये मुझे एक और इंटरेस्टिंग लगा इशू, कि एक तरफ तो नदी के का अता पता नहीं है, कि नदी अपने जहाँ सोर्स से निकल रही है वहां से तो वो खत्म हो चुकी है, अब उसमें गंगा का बैक वाटर। ये तो आधे लोग मानेंगे भी नहीं, उनके लिए उनका अपना है लॉजिक कि वो छोटी गंगा है, चलो उसमें गंगा का ही पानी आ रहा है। तो ये चंपा, साथ ही चानन में खुद भी बहुत कम पानी रह गया। तो अंधरी मृत प्राय हो चुकी, अंधरी में अब कोई पानी नहीं है। चंपा में गंगा का बैक वाटर है। चानन में खुद बहुत कम पानी है। और इसके अलावा 2-3 और नदियों का मुझे पता चला, जैसे एक का नाम है नारा, एक का नाम है बलधराय। तो मुझे इन नदियों के बारे में धीरे धीरे कैसे पता चलना हुआ, क्योंकि मैंने
अपने स्टूडेंट से कहा था कि आप लोग अपने गांव के आसपास जो छोटी नदियों के बारे में अपने घर के लोगों से बात करके देखिए। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ रिवर प्रोफाइल भी बनाया। हम लोग रिवर डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश कर रहे थे कि छोटी नदियों के बारे में। तो वहां तो गंगा के बारे में सब लोग इंटरेस्टेड थे ज्यादा। मैंने कहा नहीं, गंगा पर बहुत चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग छोटी नदियों के बारे में सोचना शुरू करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि कितना हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर पाए। तो इस तरह भागलपुर के बारे में जब मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे और लोगों ने कांटेक्ट किया। जैसे मुझे पूर्णिया से किसी ने फोन किया, और पूर्णिया मेरा होम टाउन भी है, लेकिन मुझे सौरा नदी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि लगभग 20 साल दिल्ली में रहने के बाद अब जब मैं वापस फिर भागलपुर आई हूँ, तो मेरे लिए ये एक रिवर्स माइग्रेशन की तरह है कि उल्टा मैं दिल्ली से वापस भागलपुर आई हूँ। तो फिर से वापस अब यहाँ के बारे में चीजों को जानने और समझने की एक तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई। तो पूर्णिया में सौरा नदी का पता चला। इसी तरह से सीतामढ़ी में एक लखनदेई नाम की नदी है, और लखनदेई को हाल में सिविल सोसाइटी के तरफ से काफी इनिशिएटिव्स लेके, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला, स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला, तो लखनदेई को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, और वो पुनर्जीवित हुई भी। तो ये लखनदेई नदी का भी पता चला कि वो भी लगभग मृत प्राय थी। फिर इसी तरह ईस्ट चंपारण में एक धनौती नाम की रिवर है, धनौती का भी कमोबेश वही हाल है। फिर लखीसराय में किऊल रिवर है। किऊल से होकर जब ट्रेन गुजरती है तो उस मतलब पुल की लंबाई से लगता है कि किसी समय में किऊल में कितना पानी रहता हुआ, और अभी किऊल भी खुद एक नाले के जैसी ही हो गई है। तो किऊल नदी का भी वही हाल है। इसी तरह जमुई में एक बरनार नदी के बारे में मुझे पता चला कि बरनार में इतना ज्यादा सैंड माइनिंग हुआ है कि वो भी जो नदी है वो जगह जगह पर केवल बालू का टीला दिखता है, जगह जगह जगह, और नदी का अपना जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जब ये सारे मतलब कमोबेश आप मुझे जब 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता चला, और ये सब कई नदियों के बारे में, तो अब जो है ये मुझे लगता है कि इट बिकेम अ लार्जर ऑब्जेक्टिव इन माई लाइफ टू डू द रिवर डॉक्यूमेंटेशन, कि ये सारी मृत प्राय हो रही जो नदियां हैं इनको, इनके बारे में। और इनमें से कईयों के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हर नदी की अपनी कहानी है उसके बारे में। वहाँ वहाँ के जितने डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, अगर जब हम लोग उनसे जाके बात कर, तब बहुत सारे और ट्रेंड्स का पता चलता है, जैसे कि इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। तो पहले हम लोग थोड़े से कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके कारण मुख्य क्या क्या है। और चूंकि यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता मुझे उनमें से किसी को भी ये बताने की जरूरत हो, लगभग कमोबेश हम सारे लोग इन बातों के बारे में जानते हैं। फिर भी मैं क्विकली बस 3-4 चीजें, क्योंकि सैंड माइनिंग यहाँ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बालू का जो खनन है। और बालू को इस हद तक निकाल लिया जा रहा है कि बिल्कुल आ, मतलब जिसको कहते हैं कि नदी नंगी हो जा रही, उस सेंस में। एक सर्टन लेवल तक आप सैंड माइनिंग कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। तो सैंड माइनिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिहार। और इसीलिए एक जो सैंड माइनिंग की पॉलिसी भी बनी है बिहार में 2019 में, पर उसके बाद भी अभी भी बहुत बुरे हाल में चीजें हैं। तो सैंड माइनिंग इज अ मेजर इशू। सेकेंड इज द रिवर बेड इंक्रोचमेंट, कि जितने भी आप नदियों के बहुत पास पास तक कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा है। मतलब लोग जैसे वैसे तो 50 मीटर तक या 100 मीटर तक नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो रिवर साइड व्यू कर करके लोग अपार्टमेंट से लेके सब कुछ बन रहा है, और बहुत पास तक बन रही हैं मकानें। फिर तीसरा है वेस्ट डिस्पोजल, कि हम लोग नदियों के आसपास जितना भी कूड़ा और ये सब फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें। और इसी तरह जो सीवेज वाटर का भी डिस्पोजल है, ये भी वहां पर बहुत ज्यादा आपको छोटी नदियों के आसपास देखने को मिले। तो दीज ऑल आर द मेजर कॉजेज, कि ये सब मुख्य कारण है कि क्यों हमारी जो छोटी नदियां हैं वो क्यों मृत प्राय हो रही। अब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि हम लोग इससे और क्या क्या जो है वो फर्क पड़ रहा है। तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो है कि नेचर पर खुद क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, खुद प्रकृति इससे कैसे प्रभावित हो रही है। तो ऑफ कोर्स जो भूजल का स्तर है वो गिर रहा है इन एरियाज में, जहां जहां भी ये नदियां सूख रही हैं, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। साथ ही जो वहाँ का एक अपना पूरा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो रिवर्स हैं वो अपने नेचुरल फ्लो से तो डिस्टर्ब हो ही रही हैं, साथ ही उनके साथ जो फ्लोरा फौना ये सारी जो चीजें हैं
they all get disturbed. So these are the impact on nature. अब हम लोग अगर लोगों पर क्या फर्क पड़ रहा है इसकी बात करें, तो एक तरह के सीजनल माइग्रेशन का ट्रेंड बढ़ा है लोगों में। जो लोग पहले कृषि पर ज्यादा निर्भर थे, अगर एक तो कृषि के भी पैटर्न में चेंज आ रहा है, जो खेती का तरीका है, क्योंकि पानी की उपलब्धता के ही ऊपर आप किस चीज की खेती करेंगे वो निर्भर करेगा। दूसरा है कि बहुत से लोग जो है वो कुछ महीने बाहर जा रहे हैं, जिन जैसे मान लीजिए जो लोग मछुआरे हैं, तो जिन दिनों की नदियों में पानी नहीं होगा तो उन दिनों तो वो मछुआरे होने का काम कर नहीं सकते हैं। और वैसे भी अभी यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो दूसरे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक जो मछुआरा है, अगली पीढ़ी को अपने वो मछुआरे के रूप में देखना कोई भी उसके लिए एस्पिरेशन तो नहीं है सर्टेनली। और कई बार वो फोर्स्ड चेंज भी है। जैसे जो लोग खुद मछुआरे हैं भी, उनको भी साल के कुछ महीने कोई और भी काम करना पड़ेगा, जैसे वो लेबर बन जाते हैं या कोई और काम, टेंट में जाके काम करते हैं, टेंट हाउस वगैरह बनाने का। तो ये सब कई चीजें मुझे पता चली। या वो वेजिटेबल वेंडर्स बन जाते हैं, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का काम। तो ये सब जो है चेंज इन लाइवलीहुड पैटर्न, ये भी मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि नदियों के मृत प्राय होने से क्या क्या वहां पर समस्याएं हो रही। तो ये मैंने जब कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर ली, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हाल के दिनों में लेकिन नदियों को लेकर जो सारी बातें शुरू हुई है, तो उससे पॉलिसी मेकिंग में भी चेंजेस आना शुरू हुआ है। और अब कहीं ना कहीं जो है रिवर रिज्यूविनेशन कमेटी का बनना, जिसका शॉर्ट फॉर्म RRC हो जाता है, रिवर रिज्यूविनेशन कमेटी, अभी जो है ये NGT के 2018 में बने एक एक्ट के तहत सभी राज्यों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनके यहाँ रिवर रिज्यूविनेशन कमेटी हो, कि आपको अपने नदियों को पुनर्जीवित करने का काम। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हमारे यहाँ, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ नीतियों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको हम जमीनी हकीकत में बदलने पर कितना काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिवर रिज्यूवनेशन कमिटीज का बनना एक पॉजिटिव स्टेप है। इसी तरह एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है वो है रिवर सिटी अलायंस का, कि वैसे शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हैं, वो कैसे अपने लिए एक तरह का सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल बनाए। और भागलपुर भी उन शहरों में से एक है। तो अभी जब 2022 में इसकी शुरुआत हुई, रिवर सिटी अलायंस RCA की, तो इसमें 30 ऐसे सिटीज का चुनाव किया गया है, और धीरे धीरे इसमें प्लान है कि और भी सिटीज को इसमें ऐड किया जाए। लेकिन भागलपुर का जहां तक मैंने अध्ययन किया, तो अभी कोई खास बदलाव इस भी स्कीम के तहत वहां नहीं आया है। या वहाँ NMCG भी काफी एक्टिव है, वहां पर जो नमामि गंगे मिशन वाला काम काफी चल रहा है। भागलपुर में भी खुद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, काफी कुछ हो भी रहा है। लेकिन वो जो चीजें हो रही है, कई बार एक दूसरे से उनमें एक तरह का टकराव भी है। कुछ चीजें जो सेंटर कर रही हैं और स्टेट करना चाह रही है, तो उनके बीच कई बार जो है फ्रिक्शन हो जाता है। कई बार कुछ काम हो रहा है तो उसमें जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ वाले लोग हैं, जैसे वो जो एरिया है वो डॉल्फिन सैंक्चुरी का एरिया है, तो उसको लेकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इशू रहता है। तो नदियों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उनके कंजर्वेशन को भी लेकर सारे जो इश्यूज हैं, दे आर लाइक मल्टीपल इश्यूज विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो इसलिए उस पर काम करना कई बार उतना बहुत आसान भी नहीं होता है। और इसलिए जब मैं नदियों पर काम कर रही थी, तो जब मैं लोगों से भी मिली, तो मुझे लगा कि अलग अलग तरह के डाइवर्स ग्रुप्स हैं। जैसे एक ग्रुप है जो नॉस्टैल्जिया ग्रुप, में उसका नाम देती हूँ, जो लोग हिस्ट्री और इसमें, जैसे उस क्षेत्र का नाम कभी अंग चंपा हुआ करता था, तो कभी ये क्षेत्र ऐसा था, ये वाला, इसको मैं नॉस्टैल्जिया ग्रुप कहती हूँ, कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस, और अब ये। तो ये वाला। दूसरा है ये जो कंजर्वेशनिस्ट का ग्रुप है, कि जो लोग संरक्षण के मामले में और कहते हैं कि नहीं, अगर हम लोग एक सर्टन तरीके से करेंगे चीजों को, तो उससे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर एक और ग्रुप है जो कि नेचर कल्चर इंटरलिंकेजेस की बात करता है। हो सकता है हमारे जैसे, आपके जैसे लोग उस ग्रुप में, जहाँ हम लोग नेचर और कल्चर को इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, कि हम उस पूरे नॉस्टैल्जिया में भी ना चले जाएं, लेकिन हमें कुछ अपने रैशनैलिटी और उसके ध्यान में रखते हुए चीजों को करना पड़ेगा।
तो इस वक्त तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो किसी समय आप लोग मंजूषा कला के बारे में देखिएगा, क्योंकि मंजूषा जो आर्ट फॉर्म है वो भागलपुर का एक, मतलब मधुबनी से वो मिलता जुलता है लेकिन उससे डिफरेंट भी है, क्योंकि उसमें केवल 3 रंगों का प्रयोग होता है। तो उसके लिए भी चंपा नदी उसके सेंटर में हुआ करती थी। तो अभी जब मंजूषा का रिवाइवल हुआ है काफी आर्ट फॉर्म का, तो मुझे लगता है कि कास्ट पैरेलली रिवर का भी कंजर्वेशन हो पाता, क्योंकि कभी चंपा उसके केंद्र में थी, लेकिन अब अभी चंपा इस कंप्लीटली साइड लाइन, वो नाला ही हो गई है और लोगों ने उसको नाले के रूप में ही ले लिया है। तो ये तीसरा ग्रुप था, नेचर कल्चर इंटरलिंकेज। और इसी तरह चौथा जो है वो है स्टेट ऑफिशियल्स का ग्रुप, कि राज्य किस तरह से देखता है। तो राज्य के लिए कहीं ना कहीं नदी जो है वो एक एसेट के तौर पे है, रिवर्स एज नेचुरल रिसोर्स, या उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के सेंस में देखना चाहते हैं। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। और जो पांचवा ग्रुप है जिसको मैं कहती हूँ पीपल सेंट्रिक, क्योंकि जो फिशरमैन हैं या स्मॉल जो फार्मर्स हैं, जो लोग वहां पर खुद जिनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, वो नदी को कैसे देखता है। तो ये जो 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन पांचों डिफरेंट ग्रुप्स का जो नदी के साथ रिलेशन है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है, या वो चीजों को, और ये पांचों ग्रुप आपस में एक तरह का कन्वर्जेंस कैसे होगा, क्योंकि वो डाइवर्जेंसेस तो ज्यादा है। लेकिन अगर हमें नदी को फिर से साझी संपत्ति के रूप में उसको सोचने के क्रम को फिर से वापस लोगों के बीच लाना है, तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच डायलॉग का होना बहुत जरूरी है। तो यहीं पर मैं जो दो दो चीजें कहना चाहूंगी कि अभी के स्टेट प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम्स है, या व्हाट इज द वे अहेड। तो मुझे लगता है कि वी नीड टू थिंक अबाउट इको सेंट्रिक प्लानिंग, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं हमने जो प्लानिंग का जो मॉडल इंडिया में रखा है उसमें कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिक मॉडल है वो डोमिनेंट रहा है। तो अब हम लोग को इकोलॉजी और इकोनॉमी, क्योंकि अब हम लोग ने इसको ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना शुरू भी किया है, कि हाउ विल वी हैव इकोलॉजी एज इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग। और इसीलिए इको सेंट्रिक प्लानिंग जैसे चीज की बात हम लोग को सोचनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को जो है फ्रिंजेस पर ना रखकर उसको सेंटर में लाने की कोशिश करें। क्योंकि ये संभव है कि हम लोग अगर बहुत सारा डेवलपमेंट कर भी लें, और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले बैंगलोर में वाटर वाटर क्राइसिस हुआ है, और अब उसके बाद अभी दिल्ली में भी वाटर क्राइसिस है, तो शायद अब वो दिन हमारे लिए दूर नहीं कि जो ये हमारे एवरीडे चैलेंजेस हैं उनसे हमें मुझे यहाँ अपने गुरु अनुपम मिश्र की याद आ रही है बात, कि एक समय होगा कि भाई पैसे तो बैंक में रहेंगे लेकिन पानी नहीं होगा कि पानी हम पी सके। तो पानी के लिए पानी का ही होना जरूरी है, पैसे को पानी से इक्वेट नहीं कर सकते। तो ये बात हम लोग को सोचना ही पड़ेगा कि पानी को जब हम लोग बना नहीं सकते, तो जो गिवन पानी है उसी को हमें कंजर्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए जो नदियां हैं, और खास करके छोटी नदियों के बारे में क्यों बात करें, तो छोटी नदियां जो है वो बड़ी नदियों के तंत्र को हम तभी रख पाएंगे जब छोटी नदियां संरक्षित रहें। इसी तरह छोटी नदियों के आसपास जितने सारे हजारों सैकड़ों लोग जो रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड का हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के इको सेंट्रिक प्लानिंग से ही ये संभव है। दूसरा है कि स्टेट और सोसाइटी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा अप्रोच है कि अनलेस एंड अनटिल यू विल ब्रिंग दीज टू टुगेदर, जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे, तो ये आइदर और के मॉडल में नहीं चलने वाला है, कि हम लोग ये सोचें कि स्टेट सब कुछ कर लेगा, तो भी नहीं होने वाला है। तो दोनों का साथ आना जरूरी है। और तीसरा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो हम लोग सामुदायिक संरक्षण सामुदायिक एक भागीदारिता की बात करें, तो रिवर कंजर्वेशन तभी संभव है जबकि हम लोग समूहों की भागीदारी को उसमें सुनिश्चित करें। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं खत्म करना चाहूंगी। आई थिंक आई स्पोकन फॉर 30 मिनट्स, एंड आप लोग से प्रश्न मिलने पर और शायद कुछ बातें जो रह गई हों वो मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू रुचिश्री। बहुत ही इंसाइटफुल है और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए रेलिवेंट है। मुझे याद आ गई, मैं जब छोटा था तो मैं गांव में एक नदी थी रीगा, और ये नदी ऐसी हुआ करती थी कि हम लोग 6 महीने तो नाव पे क्रॉस करते थे, और अगले 6 महीने उस पर बांस के वो पुल बनते थे, जो चचरी हम लोग गांव में करते थे, उस पर हाँ, जय क्रॉस श्री करते राम। थे। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा नहीं होता था हमारे बचपन से लेट तक कि उसमें पानी नहीं हो। पानी नहीं हो मतलब आप डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते थे उसे।
और हालांकि बड़ी ब्रिज तो बन गई उस पर 2006 के बाद, लेकिन वो नदी ही गायब हो गई है। अभी अगर हम लोग जाते हैं तो वो नदी का स्पेस है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है, सिर्फ बरसात में ही वो नदी दिखती है। और हम लोग की जो यादें हैं बचपन की, कि जब उसे क्रॉस करते थे तो कई मछुआरे, वो परमानेंट बैरियर होते हैं मछली के, और कई सारे मछुआरे लगे रहते थे उसमें, और कहीं दूर दूर तक उस तरह की चीजें अब दिखाई नहीं देती है। तो बहुत ही रेलिवेंट इशू है, और मुझे लगता है कि आ, आज जो हम लोग दिल्ली में झेल रहे हैं, जो टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर रहा है, इस तरह के रिवर्स जा रहे हैं, सारी चीजें कनेक्टेड है। और इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स की बात की गई यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स मॉडल है, इसमें जब भी आप रिवर की बात करते हैं या किसी भी इस तरह की चीजों की बात करते हैं, उसे रिसोर्स जब देखा जाता है तो उसके यूटिलाइजेशन को इकोनॉमिक्स के तरीके से देखा जाता है, उसके बाकी वैल्यूज को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनली, ये नेशनली नहीं, इंटरनेशनल मॉडल्स की भी जब हम बात करेंगे, सस्टेनेबल रिवर की भी जो बात करते हैं, कहीं न कहीं उसे प्रॉफिट, उसके वैल्यूएशन, उसको वैल्यू करते हैं, उस वैल्यूएशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इग्नोर करता है जो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन है, उसकी पॉसिबिलिटीज को, जो लोकल लोग उसमें कनेक्ट होते हैं, जो एक कल्चर का पार्ट है। बहुत सारे आयाम हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़े नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन चीजों को इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। और इसलिए मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि कहीं न कहीं इसलिए वो इग्नोर भी किया जाता है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी डिस्कोर्स में। और मैं भी क्वेश्चंस के लिए इनवाइट करता हूँ एक एक करके, और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, बट एट द एंड कुछ क्वेश्चंस। मेरा रिक्वेस्ट सभी से ये है कि प्लीज अपने क्वेश्चंस को बहुत ही ब्रीफ रखें, और कमेंट्स अवॉइड करें, ब्रीफ कमेंट्स करें। जी आलोक जी। थैंक यू अवनिंदर सर। रुचि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब मेरा इंटरेस्ट इस बात से भी आ रहा है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स और जो क्लाइमेट का ये है, वो इंटरसेक्शन है इस कॉन्वर्सेशन में। सो मैं सीतामढ़ी से हूँ रुचि जी, और अच्छा आपने लखनदेई का जिक्र किया। मैं एक और नदी का जिक्र लाना चाहूँगा, वो है अधवारा समूह की कुछ नदियाँ, है ना। मेरा जो गांव है वो अधवारा समूह के ही एक नदी के किनारे बसा हुआ है। और वो नदी बुजुर्गों की याद में कभी सूखा नहीं है। मतलब हमारे बचपन में तो कभी उसमें मतलब पानी ऐसा न हो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। मैं करीब 30 साल का हूँ। बुजुर्गों के भी स्मृति में कभी ऐसा ना हुआ कि वो नदी सूखी रही हो। लेकिन पिछली बार मानसून थोड़ा सा गड़बड़ाया हमारे यहाँ, और तब से जो है, और उससे पहले से इनफैक्ट मई से जो है नदी सूखना शुरू हुआ, और अभी नदी कम्प्लीटली सूखा हुआ है। तो मतलब कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा छानबीन शुरू किया। तो राम शरण अग्रवाल जी हैं लखनदेई बचाओ संघर्ष समिति के। उनसे हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि जितनी छोटी छोटी नदियां हैं, खास करके जो नेपाल से आती है, वो उनका जो स्रोत है वो नेपाल के तराई, मतलब हिमालय के फुटहोल्ड में जो तराई है वो जंगल है। और वो जंगल बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं। पिछले 15 साल का फिनोमिना है ये, है ना, 15-20 साल का फिनोमिना है नेपाल में, कि वो जंगल बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं। अब हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अराउंड काम तो शुरू किए हैं। क्लाइमेट को लेकर वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा समस्या के तौर पे उभरा है हमारे रीजन में। मेरा सवाल है कि जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय ये आता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब थोड़ा सा दूसरा देश इन्वॉल्व है, तो आप इस तरीके के उदाहरण थोड़ा सा बता सके, या और मतलब मैं बस ये कंसर्न ला रहा हूँ अपने सवाल से कि इस कॉन्वर्सेशन को मतलब और कहाँ ले जाया जाए और कैसे किया जाए, जहाँ पे जैसे नेपाल भी इन्वॉल्व है ना। वैसे बाढ़ के संदर्भ में बहुत ये होता रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने गाँव का जो नदी है और उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपका टिप्पणी सुनना चाहूँगा कि कैसे किया जा सकता है, या हम मेरे जैसे लोगों की, हम जैसे संगठनों की, संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है। थैंक यू। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक मैं खुद बिहार अभी 5 साल पहले वाला मतलब वापस नौकरी के लिए नहीं लौटी थी, तो मैंने बाढ़ कभी देखा नहीं था एज सच। और भागलपुर में हर साल बाढ़ आती है।
तो जब मैंने बाढ़ देखा तो लिटरली मुझे रोना आ गया और लगा कि मतलब ये पानी पर शोध करना एक बात है, लेकिन बाढ़ को खुद फेस करना, मतलब मैं जहाँ कॉलोनी में रहती हूँ, जो हम लोग की प्रोफेसर कॉलोनी है, वो वहां खुद नाव चलता है। मतलब हम लोग सीढ़ी से, मतलब मैं बस इस बात के लिए शुक्र मना रही थी कि अच्छा है कि मेरा घर जो है वो ऊपर के फ्लोर पे है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं उनके घरों में पानी आता है। तो कहीं ना कहीं उस तरह से जब बाढ़ आ गया, बाढ़ देख रहे हैं हर साल, तो शोध जैसे लगा जीवन में उतर आया हो, अच्छा तो ये भी हो सकता है। तो इसको मैं क्या कहती हूँ कि पैराडॉक्स ऑफ अबंडेंस एंड स्कैर्सिटी, कि कुछ समय बाढ़ रहता है और बाकी समय पानी की किल्लत भी रहती है। तो ये दोनों चीजें जो पैरेलल ट्रेंड्स हैं। और मैं आपके सवाल पर आती हूँ कि आपने छोटी नदियों की बात की, तो हम लोग ज्यादातर जब बाढ़ आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया, नेपाल से पानी आ गया। तो एक्चुअली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम लोग जैसे सुनते हैं और जो सुनते हुए बड़े होते हैं तो वैसे ही चीजों को समझते हैं। लेकिन इस मामले में मैं दिनेश मिश्रा जी, जिनकी संस्था है बाढ़ मुक्ति अभियान, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके बहुत से राइटिंग्स को पढ़ने से कि हम लोग इतने आसानी से अपनी गलतियों को ढकने के लिए दूसरे को दोष देते हैं। तो ये इस चीज से कि नेपाल से जो हमारे बहुत सारे, शायद 206 या 208 छोटी नदियां हैं जो कि भारत नेपाल तराई में आती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को जहां तक, चूंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, तो उसके लिए भारत और नेपाल के आपस में जितने संबंध अच्छे होंगे, तो हम लोग उस दिशा में ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। और इस दिशा में ऑलरेडी बहुत सारा काम हो भी रहा है, लेकिन हम लोग को इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। जैसे कि कोसी की जो समस्या है, कोसी के भी बारे में फिलहाल अभी मुझे बहुत ज्यादा, मैंने कोई मेरी समझ नहीं है, लेकिन अभी इस रिसर्च के दौरान, जैसे अभी मैं एक किताब पर जो काम कर रही हूँ, तो एक व्यक्ति है जो कोसी पर, उनका एक चैप्टर है। तो कोसी में भी बाढ़ आती है तो हम लोग को नेपाल का ही लिंक उसमें हम लोग देते हैं। लेकिन छोटी नदियों की जो समस्या है उनके बारे में हम लोग, और ये जो छोटी नदियां जो मृत प्राय हो रही हैं उसके बारे में, कि ज्यादातर जगह अब हम लोग पुल के वजह से नदियों का नाम याद है, जैसे अभी अवनिंद्र भी कह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं और आप जब गांव में जाके लोगों से बात करेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि जब से पुल बना तब से नदी में पानी नहीं है। तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल भी लगता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम लोग, जैसे आलोक जी आपने कहा कि आप लोग अपने जन समूह के तौर पे जुड़ रहे हैं, लोगों में भागीदारिता को लाना ही एकमात्र तरीका होगा। और शायद उसी से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक तरह की अकाउंटेबिलिटी आएगी। जिस तरह हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों के बुनियादी मसलों की बात करते हैं, वैसे ही हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग अगर नदियों को हम खुद संरक्षित नहीं करेंगे तो हम उन, चूंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं, ना कि वो हम पर। जब बाढ़ आती है तब हमें समस्या दिखती है, फिर जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो लगता है अच्छा ठीक है, फिर अब अगले साल देखा जाए। तो इस तरह से हम लोग को मल्टीपल लेवल्स पर, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, वी विल हैव टू एंगेज विद दोज इश्यूज, दैट हाउ डू वी सस्टेन वाटर। जिस समय पानी, जिसको मैंने कहा पैराडॉक्स ऑफ अबंडेंस एंड स्कैर्सिटी, एक समय में जब ज्यादा होता है बाढ़ समस्याजनक लगता है, फिर जब खत्म हो जाता है पानी वो भी समस्याजनक। तो हम लोग एक तरह के विशियस सर्कल में फंस गए हैं, जहां इससे निकलते हैं और उसमें पहुंच जाते हैं। So how will we sustain? That is the challenge, and there comes the role of the state. वहां तो हमें राज्य की भी जरूरत पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्टेट और सोसाइटी को साथ लाने की बात पर जोर दे रही। ठीक है, मैं चाहूंगी कि एक आध और प्रश्न पूछे जाएं। अवनीत जी यदि इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल, एक सवाल रखूं। हेलो हेलो। अवनीत जी, मैं पूछूं सवाल? जरूर प्रदीप जी। रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आप कह रही है कि जैसे ही पुल बना और वैसे ही हमारे नदियों में पानी कम हो गया, ये आश्चर्यजनक रूप से मेरे गांव के बारे में भी सही है। मेरे गांव, अवनीत ने देखा है, मेरे गांव के बीच से एक नदी बहती है जो कि अधवारा समूह की नदी है। हालांकि कुछ लोग उसको बागमती भी बोलते हैं, लेकिन ये इस नदी में भी पानी अक्सर हुआ करता था। और जैसे ये बोल रहे थे कि 6 महीने नाविक पार कराता था और 6 महीने चचरी से पार करते थे, वही स्थिति थी। लेकिन आजकल पानी इतना कम है कि लोग पैदल जा सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में ये पता चला। और अचानक से पिछले 1-2 सालों से
पानी बिल्कुल सूख गया है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं इस नदी को बंद कर दिया गया है, और शायद कोई वो उसमें एक फैक्ट्री है अपस्ट्रीम में, भारत में या नेपाल में कहीं भी, जहां से चमड़े के कारखाने का जो पूरा स्लज है वो उसमें छोड़ा जा रहा है। तो ये एक स्थिति है। मैं एक चीज सिर्फ इसलिए इस बात को यहाँ उठा रहा हूँ कि ये बिल्कुल कोई अकादमिक समस्या नहीं, हम सबके जीवन के बहुत आसपास की समस्या है। और बहुत आश्चर्य है कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि हम लोग हमेशा गंगा और यमुना के टर्म्स में सोचते हैं, लेकिन हमें चानन और किऊल और अधवारा और लखनदेई के टर्म्स में सोचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको यहाँ एक प्रस्ताव दे रहा हूँ कि अनादि फाउंडेशन की तरफ से, जो यह ज्ञानोत्सव भी आयोजित करती है, यदि कोई बृहत्तर अध्ययन के लिए आपके पास कोई मॉडल हो जिसमें हम लोग आपका सहयोग कर सके, तो हम लोग जरूर करना चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि एक व्यापक एक डायरेक्टरी बनाया जाए, जिसमें कि हर गांव से कौन कौन सी नदी बहती है और उसका क्या नाम है। शायद सेंसस रिपोर्ट से भी कुछ पता चलता होगा, या हो सकता है कोई ऐसा रिपोर्ट हो भी। तो हम लोग उसको लेकर के क्या काम को शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे और आपका सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद। हेलो। सर सबसे जी हाँ, हाँ, तो ठाकुर अभी सबसे एक एक पवन जी एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक ठीक ठीक। इसके बाद अच्छा, आपसे। हाँ मैं बहुत जल्द ही इसका, क्योंकि दो बातें आपने कही हैं। एक तो आपके यहाँ भी यही हुआ कि पुल बना और नदी गायब हो गई। ये वाली कहानी, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी आपको सुनाया कि अंधेरी के बारे में वहां के लोग यही कहते हैं, अवनिंद्र ने भी कहा और फिर आपने भी कहा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद बहुत सारे पुल, वैसे ही जैसे शायद हमें बहुत सारे एम्बैंकमेंट्स की जरूरत नहीं थी, जरूरत से ज्यादा हमने तटबंध बनाए, और उन तटबंधों से जितना हमें जितने लाभ का हमें अनुमान था उससे ज्यादा हमें हानि हुई है। तो ये शायद वो समय आ गया है कि जहां हम लोग इस बात को फिर से पुनर्विचार करें कि जो चीजें हम विकास के नाम पर करते जा रहे हैं, उनको फिर वापस हाउ टू लुक बैक, वापस देखना पड़ेगा कि क्या हमें उन चीजों की जरूरत थी भी। किसी तरह हो सकता है कई पुल भी, जो पुल बने लेकिन नदी ही गायब हो गई। तो और जहां तक आप कह रहे हैं कि रिसर्च की बात, तो इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि रिवर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि स्मॉल रिवर्स पर जो है डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा कमी है, और इस तरह से कई नदियां जो गायब हो रही हैं वो हो सकता है केवल नाम मात्र से स्मृति शेष ही रह जाए, लोक स्मृति में ही रह जाए, क्योंकि हमारे पास ऑन पेपर उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। जैसे भी अवनिंद्र ने जिस नदी का नाम लिया, शायद हम में से सबके पास ऐसी एक ना एक नदी की कहानी जरूर होगी जो हमारे बचपन के यादों में है, लेकिन अब हमें वो नदी नहीं मिल रही। तो वो वैसी कई छोटी नदियां जो ऑलरेडी खत्म हो गई, और अभी भी लगातार इतनी तेजी से छोटी नदियां खत्म हो रही हैं कि मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि रिवर डॉक्यूमेंटेशन, खास करके अगर हम लोग बिहार को, जैसे मैंने अभी 7-8 जिलों का नाम लिया, और ये एक बड़ा काम है। ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने तो इसको यूं ही आप कह सकते हैं कि एक फन एक्टिविटी के तौर पर बच्चों को मैंने नो योर रिवर, अपनी नदी को जाना, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट पर मैं एक कोर्स पढ़ाती हूँ एमए के बच्चों को, 2 सेमेस्टर में इन्वायरमेंट पर पेपर है। तो उसमें मेरे पास ये आजादी थी कि मैं बच्चों से जो भी चाहूँ वो टर्म पेपर के रूप में करवाऊं। तो इसी कह सकते हैं एक्टिविज्म के तौर पर ये एक एक्टिविटी के तौर पे मैंने शुरू किया, और जो कि धीरे धीरे मैं इसको लेकर सीरियस हो गई, और फिर चूंकि मुझे फेलोशिप मिल गई, और आप लोगों को जान के अच्छा लगा कि अभी जो मैं जिस किताब पर काम कर रही हूँ जो ओरिएंट ब्लैक स्वान से आनी है, तो रिवर राइट्स एंड रिवर रिजुविनेशन, इस पर अभी इंडिया में कोई किताब नहीं है। सो इट विल बी द फर्स्ट बुक, the edited volume which is coming. So it is about the evolving debates in India, कि हम लोग नदियों के अधिकार को लेकर या नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर जो सारी बातें चल रही हैं उसको लेकर एक वॉल्यूम, तो शायद वो एक पहला प्रयास है इस दिशा में। और अगर मैं बिहार के छोटी नदियों का एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकूं और इस अनादि फाउंडेशन का मुझे सहयोग मिले, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड आई वुड लाइक टू मेक अ टीम। दिस कैन नॉट बी डन ऑल अलोन, सो दैट विल ऑल्सो बी नीड। थैंक यू। सो पवन जी प्लीज। हाँ 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 हाँ, मैंने इनका जो डिलीब्रेशन था बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव। लेकिन मेरा दो ही क्वेश्चन
जो जैसे आपने ठाकुर जी रीगा नदी की बात की, मेरा भी ससुराल वहीं पड़ता है। जब मैं 82-83 में जाता था तो वो नदी काफी बड़ी पूरी और ज्यादा करंट हुआ करता था। लेकिन अभी जब मैं जाता हूँ तो उसमें देखते हैं कि लोग मकई उपजा रहे हैं या अन्य तरह का जो है सो फसल उपजा रहे हैं। वो नदी कहाँ गई? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि रुचि जी को लैंड का जो प्रोविजन है बिहार में, उस पर भी थोड़ा सा उनको डीप में जाना पड़ेगा कि क्या ये जो नदी छोटी छोटी बह रही थी वो इंडिविजुअल किसी किसान का या जमींदार का लैंड था या स्टेट का घर मजर हुआ। अगर ऐसा था तो ये लैंड माफिया, जैसे वो कहती है कि पूर्णिया की है, तो सिटी काली के आगे से एक बहुत ही बढ़िया नदी हुआ करती थी और उस नदी को धीरे 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 ऐसा लगता है कि रामबाग एक मोहल्ला बस गया है। जिस नदी का पानी उसमें छाया रहता था वहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया। तो क्या वो नदी जो गुजर रही थी वो प्राइवेट लैंड था या गवर्नमेंट का गरमजरुआ लैंड था? तो इस एस्पेक्ट को अगर आप चाहते हैं रिवाइवल, रेस्टोरेशन एंड रिवाइवल ऑफ रिवर्स और स्टेट सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको इस चीज को डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा और उसको खोजना पड़ेगा कि अभी अभी मैडम है पूर्णिया की ई होम्स बना है ठीक उसी रिवर के NH 31 के पास, जो नदी काफी लंबी चौड़ी आज भी है, पानी धीरे धीरे खत्म हो गया, अब उस पर में पूरा मकान सब बन रहा है। ठाकुर जी कटिहार के हैं, कटिहार ब्लॉक के पीछे से बहुत बढ़िया एक नदी थी, वो सूख गया और वहां बिल्डिंग बन गया। तो इस चीज को खोजना पड़ेगा कि वो जो नदी पहले से 200-300 बरस से था तो वो प्राइवेट लैंड से गुजर रही थी या फिर गवर्नमेंट गरमजरुआ लैंड और बाद में ब्रोकर्स और लैंड माफिया ने उस जमीन को एक्वायर कराया और फिर उसको बेच दिया। ये एक इशू है, इस पर मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू। मैं इसमें एक बात कंट्रीब्यूट करूं क्या? हाँ बोलिए। हाँ प्लीज। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जमीन के बारे में एक नियम है कि जब नदी शिफ्ट करती है तो जिस व्यक्ति का जमीन उसके किनारे होता है उसी की सारी नई जमीन हो जाती है, और ये हमेशा शिफ्ट करता रहा है। और इसलिए इसमें तो ये होगा ही। जब भी आप देखिए बलिया के इलाके में बिहार और यूपी के किसानों के बीच में गन फाइट हुआ करता है, वो बेसिकली इसीलिए होता है कि नदी जैसे ही शिफ्ट होती है तो जिसका खाता खेसरा नंबर सटा हुआ है उसी की वो सारी जमीन हो जाती है, और इसके लिए ये झंझट होता है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लैंड राइट्स का क्या इशू, इसमें व्यवधान किस चीज के कारण होता है। धन्यवाद। ये तो लैंड एक्ट में है ये या फिर कॉमन प्रैक्टिस है? यदि मुझे लगता है कि इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। हम्म। ठीक है हम्म। रुचि। हाँ, सबसे मैं जी भी कुछ कहना चाहता हूँ। विद्यानाथ झा, ठीक है। दरभंगा। जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी वार्ता हुई। मैं वनस्पति शास्त्र का छात्र हूँ, शिक्षक भी हूँ। अभी आपने बात की रामशरण अग्रवाल जी की। मैं वो जो लखनदेई नदी है सीतामढ़ी में, और हम खोल ली छी नेपाल बॉर्डर पर आवाज मेरी जा तब रही भले है? दोसर कुछ। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, हाँ आवाज जा रही है। हाँ। तो हाँ मैं जी। रामशरण अग्रवाल जी के पास में साथ मुझे जाने का मौका मिला, और उस पॉइंट को देखने का। उस नदी का मुहाना बांध दिया गया था नेपाल पर, इंडिया बॉर्डर पर, नेपाल के क्षेत्र में, और उसको उन्होंने खुदवाया। और ये एक अच्छी कहानी है, सक्सेस स्टोरी है, किस प्रकार से एक मृतप्राय नदी को लोगों ने जिंदा किया। वो एक हिस्टोरियन है और वहाँ के लोगों को मोबिलाइज किया। बाद में सरकार ने भी इसको टेकअप किया, और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम लोग बनवा रहे हैं, किस तरह से एक मृतप्राय नदी फिर से जीवित हो उठी। मैं जिस इलाके में हूँ दरभंगा में, यहाँ कमला नदी का है। कमला नदी में आपको ये जानकर दुख होगा कि इसकी 10 धाराएं। आज एक धारा है झंझारपुर के पास, और उस धारा में भी जो बात हुई है कि पुल बनाने के बाद नदी सूख जाती है, तो जिसको कहते हैं कसम खाने के लिए भी एक बूंद पानी
वो पानी उसमें नहीं रहता है। अभी उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और कमला को मिथिला की तो जीवन धारा माना जाता है, और उसकी 9 धाराएं तो बरसात में ही वो रहती हैं स्ट्रीम में, बाकी समय में वो सूखी रहती। तो ये तो स्थिति हो गई है। दरभंगा के पास आपको 3 नदियां हैं। एक तो अधवारा समूह जो अभी बोल रहे थे, वो पिंडारू छोक होते हुए आती है। दूसरी खिरोय है जो कमतौल के पास से आती है। और तीसरी मेन बागमती है, जो आपको जिसमें जाकर के ये दोनों नदियां मिलती हैं, और उसके बाद से उसको करे कहा जाता है। सभी नदियों की हालत बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जीवछ नदी है। और मैं ये बताऊं कि पिछले साल तो मछुआरों ने, वहाँ के लोकल मछुआरों ने जीवछ नदी में अपनी ओर से पानी डाला, ताकि जो तीर्थयात्री वहाँ आते हैं तरह तरह के का जो मनता रहता है उसकी पूर्ति के लिए, तो वहाँ जो मछुआरे हैं उन लोगों ने बाहर से आपको पंप से उसमें पानी डाला है, कम से कम इतना पानी रहे कि लोग आकर के स्नान कर सकें। तो ये तो हालत हो गई है। क्या स्थिति होगी? ग्लोबल वार्मिंग की ये हालत है, क्लाइमेट चेंज की ये हालत है, एनुअल रेनफॉल जो है वो दिनानुदिन कम होता चला जा रहा है, इम्बैंकमेंट का प्रॉब्लम है। ये सारी बातें हैं, इस पर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और तभी कुछ बात इमर्ज करेगी। यही बात मैं कहना चाह रहा था। धन्यवाद। ठीक। तो ब्रीफली मुझे लगता है कि रुचि आप सभी, और भी अगर एक आध क्वेश्चन है तो लेकर ब्रीफली रुचि एक बार ही जवाब दे देंगे, हमारे पास समय कम है। ठीक है, मतलब आप। मैं 2 मिनट में एक बार आंसर कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन। हाँ हाँ। एक तो सबसे पहले बहुत थैंक यू सर कि आपने लैंड इशू के तरफ मेरा ध्यान वो किया, क्योंकि शायद मैंने अभी इस बारे में शायद मेरा जो डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, और वहां से मैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट की तरफ ऑलरेडी इतना चली गई हूँ। इस बारे में मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ ये जैसे एक बात मुझे लगता है, जैसे जो दियारा क्षेत्र है, जैसे भागलपुर में बहुत सारा जो एरिया है कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दियारा क्षेत्र, और वहां पे कुछ लोगों से, गांव के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन लोगों का भी ये कहना है कि हम लोग के लिए तो नदी जो है वो जानलेवा है, क्योंकि वो तो हमारी जमीन लेके चली जाती है। तो फिर हम हमारी जो जमीन है कई सालों के लिए पानी में डूब जाती है। तो ये भी एक समस्या। एक तो ये है कि वो जब नदी मान लीजिए फिर अपना कोर्स चेंज करती है तो कैसे फिर उन चीजों का होता है, आई एम श्योर उसके बारे में मतलब मुझे और डिटेल्स में जाना पड़ेगा ताकि मैं समझूं। लेकिन जहां तक नदियों के सूखने की बात है कि जो छोटी नदियां जो खत्म हो गई और वहां पर घर बन जा रहे हैं, जैसे आपने अभी रामबाग और इस एरिया का नाम लिया पूर्णिया, तो मुझे लगता है जैसे हमने पहले कुएं और तालाब समाप्त हुए और उन जगहों पे हम लोग घर बनाते गए, कुएं और तालाब अब हमारी स्मृति में ही ज्यादा, कई तालाब, छोटे तालाब खत्म होते गए। और उसी तरह कहीं ना कहीं छोटी नदियों का भी है कि शायद कई छोटी नदियां भी जो समाप्त होती जा रही हैं वहां पर, मतलब शायद अगर हम लोग कई शहरों के भी बारे में बात करें तो जो शहरों में भी जो उसका एक फैलाव हो रहा है, तो कई बार वो नदी के इतने पास तक हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं नदी के क्षेत्र को हम लोग ले ले रहे हैं। वी आर इंक्रोचिंग द रिवर बेड। तो और जब बाढ़ आती है तब हमें लगता है कि बाढ़ आ गई। एक्चुअली वो जगह तो बाढ़ क्या, नदी का अपने बहाव का जो क्षेत्र था, जब हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो पानी जब उसमें बढ़ेगा तब कहीं तो वो जाएगा, तो वो शहरों में पानी आ जाता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग नदी को केवल एक ऐसे तौर पे देख रहे हैं कि वो दूर बह रही कोई चीज है, तो वो नहीं है, उसका अपना एक दिया हुआ क्षेत्र है, और वो फिर अपने उस क्षेत्र के लिए बाढ़ के रूप में हम फिर उसका सामना करते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, और कोई प्रश्न हो तो। ये मुझे लगता है हमारा समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिश्री, थॉट प्रोवोकिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये टॉक से भी ज्यादा हर हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस का पार्ट है। मेरे लिए भी है। और ये इशू बहुत बड़ा है, खासकर बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, और उन पर बिहार डेफिनेटली एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट है, उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है नदियों का होना। और जिस तरह से बिहार मैं सबसे बड़े सप्लायर्स में से है माइग्रेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अ, बड़ा इशू है। इसके साथ हम माइग्रेशन को भी लिंक कर सकते हैं। अगर अवनीश जी, हाँ मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अगला इशू भी हमारा शायद नदी के प्रश्न पर ही होगा। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रमुख नदी से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं, वो अगला प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं।
तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, उसके बारे में अभी डिटेल कंफर्म हो जाएंगे तब फिर मैं बताऊंगा। पर ये सवाल गर्मी के महीने में इतना महत्वपूर्ण है कि इस बिल्कुल समय शायद लोग ज्यादा इसको रिसीव करेंगे, इसलिए हम अगला भी इसी पर रखने जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। प्रदीप जी, थैंक यू रुचि। थैंक यू। मे भी बहुत मेरे भी क्वेश्चंस थे, बट मे भी अलग प्लेटफॉर्म पे अलग जगह पे मैं करूंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ठीक का, है, जो लोग यहाँ। let's make a team to work on rivers यस, together. डेफिनेटली That will give us a cause to be together, to work together. यस, एग्जैक्टली। ओके, ठीक, ओके, गुड okay. नाइट। Thank you everyone. Thank you.